साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे डीबीटी जेआरएफ के रिगार्डिंग, तो उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछा गया था कि 2 अमाइनो एसिड्स का नाम बताना है, जिस पे नेगेटिवली साइड चेन होती है। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि आपको बहुत ही आसानी से और ये चीज़ें रटने वाली भी हैं कि आपको जैसे मैंने बोल रखा है कि अमाइनो एसिड्स के नाम आपको जो कि आपके 20 अमाइनो एसिड्स हैं, उनके नाम विथ 1 वर्ड सिंबल ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसी क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जहाँ पर किसी अमाइनो एसिड का नाम ना लेकर उन्होंने वन वर्ड सिंबल के फॉर्म में आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा कि नेगेटिवली साइड चेन आपको यहाँ पे देखनी है। तो वो बेसिकली क्या होता है, ये अमाइनो एसिड्स के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि हम इसको पहले समझ लेते हैं। तो ये जब आप क्लासिफिकेशन में जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड और न्यूट्रल। ठीक है? तो सिंपल सी बात है, जो बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, बेसिक कब होगा? जब उसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आएगा? एडिशनली अमाइनो ग्रुप होते हैं जो उसको बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं। तो उसका जो बढ़िया एग्ज़ाम्पल है वो आपका लाइसिन है। बाकी ये स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना होगा क्योंकि जब अमाइनो एसिड आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, तब ये आप वहाँ पे और अच्छे से समझ जाएँगे। बट अभी मैं आपको केवल सिंपल सा लर्न करा देता हूँ। तो जैसा कि आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि एसिडिक अमाइनो एसिड जो है, वो आपको क्या करना है, याद रखना है। ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड होता है, ठीक है? और इसके अलावा जो आपका लाइसिन और अर्जिनिन होता है, वो आपका बेसिक अमाइनो एसिड होता है। न्यूट्रल में आपके वैलिन और एलानिन आते हैं। तो चाहे तो आप थोड़ा ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे बेसिक अमाइनो एसिड याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप सिंपल सा लैब लिख लीजिएगा, ठीक है? LAB। और याद करने के लिए कि आप रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं तो किसी लैब को जॉइन करेंगे, तो बी से क्या हो जाएगा, आपका बेसिक हो जाएगा, ठीक है? और एल से क्या हो जाएगा, लाइसिन हो जाएगा, और ए से क्या हो जाएगा, आपका अर्जिनिन हो जाएगा, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, इस ट्रिक से आपका याद हो जाएगा। और एसिडिक अमाइनो एसिड जो होगा, वो आपको क्या करना है, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ये 2 आपको याद करना होगा। कोई ट्रिक भी अगर आपको बनाना होगा तो आप बना सकते हैं। जैसे आप चाहें तो आग लिख सकते हैं, जैसे कि AAAG, ये आपका कोडॉन के फॉर्म में भी देखने को मिल जाएगा, या जो नॉर्मल जो ये आग आप लिखते हैं इस तरीके से लिख लीजिएगा। तो ए से एसिडिक हो जाएगा, और ए से आपका एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा, और जी से क्या हो जाएगा, आपका ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। हालाँकि इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जी से आपका ग्लाइसिन भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि जी से आप ग्लाइसिन को कोरिलेट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा। न्यूट्रल के लिए जो आपको सिंबल बनाना है, वैन याद रखिएगा। कहने का मतलब है कि एन से न्यूट्रल हो जाएगा, ए से आपका एलानीन हो जाएगा, ठीक है? और वी से क्या हो जाएगा, आपका वैलीन हो जाएगा। तो एट लीस्ट, हालाँकि न्यूट्रल में आपके और भी आते हैं, जैसे ग्लाइसिन है, ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, बट एट लीस्ट वैलीन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है जो पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। सल्फर कंटेनिंग आपके 3 अमाइनो एसिड होते हैं, सिस्टीन, सिस्टीन, मेथियोनिन। इसके अलावा अल्कोहल भी आपको बताया जा चुका है, सेरीन एंड थ्रियोनीन होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक जब आपसे पूछा जाता है तो उसमें प्रोलीन आता है, हिस्टीडीन आता है, और हाइड्रॉक्सीप्रोलीन होता है। और एरोमेटिक आपको याद रखना है, टायरोसिन, फाइनिलएलानिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है? तो ख़ैर अभी जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होना था, तो जिनके पास नेगेटिवली साइड चेन होगी, वही जो होंगे आपके एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है? तो ये जो होता है, ये आपका नेगेटिव अमाइनो एसिड जो होगा, वो आपका एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको बेसिक याद होगा, तो बेसिक जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, ठीक है? बेसिक के लिए हमने क्या याद कर लिया है, लैब याद रख लिया है, तो लाइसिन और अर्जिनिन हो जाएगा। तो यानी कि अगर बेसिक, तो यहाँ पर भी लाइसिन दिया है, ये ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन कट जाएगा। और ग्लाइसिन जो होता है, ये आपका न्यूट्रल में आता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी आपको थोड़ा-सा इसमें मशक्कत करनी पड़ेगी। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी टॉपिक्स को मैंने बताया है, वो सारे 20 अमाइनो एसिड के नाम, वन वर्ड सिंबल, और इसके अलावा जो भी मतलब कहाँ-कहाँ पर इनका क्या-क्या रोल है। जैसे लाइसिन आपने कहाँ पे पढ़ा, अर्जिनिन आपने कहाँ पे पढ़ा, वैलिन और एलानिन आपने कहाँ पर पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आपको थोड़ा-सा रिकॉल करना होगा। बाकी बेफ़िक्र रहिए, इसके बारे में आपको डिटेल का लेक्चर अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ऑप्सोनाइज़ेशन क्या प्रोसेस होता है? ये आपको इम्यूनोलॉजी के मेरे ही लेक्चर में आसानी से मिल जाएगा, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक बताया था कि जब कोई आपका फॉरेन एंटीजन होता है,
सिंपल सा एक बार फिर से इसको समझ लीजिए जो हमारे नए बच्चे हैं, मान लीजिए कि ये एंटीजन है, तो इसकी सरफेस पे क्या करना है, बहुत सारे एंटीबॉडी का टैग लगा दिया जाएगा, ठीक है? मतलब आके उस पे बाइंड कर जाती हैं, तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं किसी पे एक कालिख लगा देना। ठीक है? कालिख लगा देना मतलब कि जैसे कि उसको कोट कर देना ताकि आपकी जो फ़ागोसिटिक सेल्स हैं, ठीक है? फ़ागोसिटिक सेल्स जो हैं वो आपकी कौन-सी हैं? मैक्रोफेज हैं, तो ये सारी सेल्स उनको रिकॉग्नाइज़ कर सकें। मान लीजिए कि आपकी 10 सेल्स हैं, ठीक है? अब इस पर्टिकुलर एक सेल्स पे हमने क्या किया कि कोटिंग कर दिया समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये आपकी कोटिंग हो गई, तो ये आपका डिफरेंट दिख रहा है ना? तो जब ये डिफरेंट दिख रहा है तो यानी कि जो आपकी फ़ागोसिटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेज हैं, वो इनको कैप्चर करने में उनको आसानी होगी। तो इस पूरे प्रोसेस को सरल भाषा में हम क्या समझ सकते हैं? ऑप्सोनाइज़ेशन समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? कोटिंग ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस बाय द एंटीबॉडी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, जो कि हमने कोलेस्ट्रॉल का एक बायोसिंथेसिस का लेक्चर पढ़ाया था, जहाँ पे हमने एलडीएल वगैरह को बताया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जेनेटिक डिजीज़ फ़ैमिलियल हाइपरकोलेस्टीमिया दैट लीड टू इंक्रीज़ इन द ब्लड कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें क्या आता है, आपका जो मैंने आपको बताया था कि आपके 2 कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक आपका एलडीएल होता है, एक आपका एचडीएल होता है। मतलब जब आप लाइपोप्रोटीन में जाते हैं, तो ये आपका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, ये आपका हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। तो एलडीएल वाले को मैंने आपको लर्न कराने के लिए भी बताया था कि आप इसको लुच्चा समझ लीजिएगा, जो नॉर्मल ऐसे बोल देते हैं कभी-कभी, तो मतलब क्या होता है खराब। ठीक है? तो इसी को क्या बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि इसी की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ना चाहिए। तो यानी कि जब आपका हाइपर कोलेस्टीमिया हो रहा है तो एलडीएल जो होगा वही आपका बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन आपने यहाँ पे दिया है। इस तरीके से आप ट्रेस कर सकते हैं और बेसिकली होता क्या है, इसमें म्यूटेशन हो जाता है, जिससे ये एलडीएल जो होता है वो अब मतलब बहुत अधिक मात्रा में एक्युमुलेट हो जाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल आके बैड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो एक्युमुलेट होते रहते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो आराम से आप सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गोल्डन राइस को लेके, जो कि आपको बायोटेक्नोलॉजी जहाँ भी पढ़ेगी, और गोल्डन राइस का आराम से मैंने लेक्चर आपको मेरे आईसीएमआर वाले प्लेलिस्ट में आराम से मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। तो गोल्डन राइस इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड बाय अल्टरिंग द बायोसिंथेटिक पाथवे। तो चूंकि गोल्डन राइस जो होता है, मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए की डिफिशियंसी के लिए ही इसको बनाया गया था। विटामिन ए का प्रिकर्सर आपका बीटा कैरोटीन होता है, ये आपको याद रखना है। तो यानी कि कैरोटीनॉइड्स में ही हमने उसमें छेड़छाड़ की थी। इसके अलावा इसके लिए जो साइंटिस्ट थे उनका नाम, कौन से जीन को लिया था उसका नाम, किसमें ट्रांसफेक्ट किया था, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो अभी लेक्चर सुनते समय अगर वो चीज़ें आपको नहीं क्लिक कर रही हैं, तो वापस से जाके उसको तुरंत देखिए, ठीक है? और अगर आपको क्लिक कर रही है तो यानी कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है? इसके बाद आपका एक क्वेश्चन डीएनए रेप्लिकेशन से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन। तो बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, जब आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, या तो वो प्रोकैरियोट्स का होगा और यूकैरियोट्स का होगा। तो सबका अपना अलग अलग प्रोसेस है, ओवरऑल चीजें सेम होती हैं, बट कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो बैक्टीरिया में अलग होता है और यूकैरियोट्स में अलग होता है। तो आपको क्या देखना है, बैक्टीरियल का देखना है, तो अभी हम बहुत डिटेल में ना जाके जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, डीएनए रेप्लिकेशन जब भी आपने पढ़ा होगा, हमेशा जो होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही चैन की ग्रोथ होती है। ये मैंने आपको बता रखा है, चाहे वो रेप्लिकेशन हो या आपका ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, वो भी आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। इसके अलावा ओकाजाकी फ्रेगमेंट का भी जो फॉर्मेशन होता है या बनता है, वो भी आपका 5 टू 3 होता है। तो ये चीज़ें तुरंत क्लिक हो जानी चाहिए। इसके अलावा सेमी कंजर्वेटिव होता है, एक स्टैंड जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब हर अ, हर स्टेप पर वो क्या होता रहता है, सेमी कंजर्व रहता है, एक जो उसका स्टैंड होता है वो कंजर्व रहेगा। तो इसको हम डिटेल में आगे समझ लेंगे। बस इतना याद रखिएगा, जब आपसे बैक्टीरिया का पूछा जाएगा तो बैक्टीरिया का जो होता है, बी से बैक्टीरिया को उठाइएगा और बी से बाई डायरेक्शनल कर दीजिएगा, ठीक है? बाई डायरेक्शनल, हालाँकि ये क्या होता है कि जब वहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क जो आपने पढ़ा होगा कि आपका ये वाई शेप्ड का रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, तो ये एक ही तरफ जाता है तब उसको यूनिडायरेक्शनल कहते हैं, और जब ये दोनों तरफ सिंथेसिस होती रहती है तब इसको हम क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कौन सा फीचर नहीं है, तो यहाँ पे उन्होंने यूनिडायरेक्शनल बोला है, तो ये यूनिडायरेक्शनल इनका नहीं है, इनका जो होता है बैक्टीरिया का बाई डायरेक्शनल होता है। बाकी दुनियादारी अगर आपको नहीं पता है तो आज से केवल हम इतना जानेंगे कि सर ने हमको क्या बताया है, सर ने हमको ये बताया है कि बी से बैक्टीरिया होता है और बी से बाई डायरेक्शनल होता है। तो इससे हम इस क्वेश्चन को देख लिए हैं, और यूनिडायरेक्शनल किसका होता है, यूकैरियोट्स का होता है। बाकी ये क्या है, इसको हम आने वाले समय में आराम से समझ लेंगे। अभी के लिए
हमने इतनी बातों को समझ लिया कि फीचर नहीं है लेकिन बाकी फीचर्स हैं। तो यानी कि सेमी कंजर्वेटिव होता है, सेमी डिसकंटीन्यूअस होता है। कहने का मतलब है जो ये ओकाज़की फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस थोड़े है, ये तो बीच में टूट के बन रहा था ना। और चैन ग्रोथ जो होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और सर ने क्या-क्या बताया है? जब भी बात आएगी तो हम ट्रांसक्रिप्शन को याद रखेंगे और ओकाज़की फ्रैगमेंट को याद रखेंगे। ठीक है? तो इतनी बातें हमने समझ ली हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन जो थोड़ा-सा हट के है, थोड़ा-सा इसको हम समझ लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज़ द एजेंट ऑरेंज? तो जो हमारे बॉटनी वाले बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, वो इन चीज़ों से फ़ैमिलियर होंगे। बेसिकली ये क्वेश्चंस डिराइव्ड कहाँ से हुआ है, जब आप प्लांट हार्मोन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको ऑक्सिन बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन है, मैं यहीं पर ही टिक कर देता हूँ। अगर कभी मौका मिले, तो इन सब चीज़ों को पढ़ते रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन डिराइव्ड होता है। तो ऑक्सिन जो होते हैं, जब आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन होते हैं, कुछ नेचुरल ऑक्सिन होते हैं। हर चीज़ का भाई ऑब्वियस सी बात है, जो प्रकृति में हमको नेचुरल फॉर्म में मिला, उसको हम नेचुरल बोलेंगे, कुछ हमने सिंथेसाइज़ किया। ठीक है? तो यहाँ पे कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन होते हैं जो कि मिसयूज्ड किए गए पीपल्स के द्वारा, लोगों के द्वारा। लार्ज स्केल एरियल application of weedicide uses in Vietnam to expose the forest have exterminated in wild relative of citrus and these auxin were called Agent Orange during Vietnam US war। तो बेसिकली इसकी सिंपल सी स्टोरी ये है कि जब वियतनाम यूएस में युद्ध हुआ, तो बहुत सारे वहाँ के लोग जो थे, जो कह सकते हैं जो गलत व्यक्ति थे, या उनको ढूंढने के लिए क्या हुआ कि वो जाके जंगल में छिप गए। ठीक है? तो वहाँ पर क्या किया गया, चूँकि ऑक्सिन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो कि एरियल एप्लीकेशन करने पर विडीसाइड को नष्ट करते हैं। तो उसका छिड़काव किया गया, जिससे क्या हो गया कि वो एक्सपोज़ हो गए। तो ओवरऑल ये स्टोरी थी। बाकी इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है? यहाँ पे इन्होंने सिट्रस वगैरह को भी देखते हुए ये कार्य किया। तो कुल मिला के अगर आपसे आगे पूछा जाएगा कि कहाँ पे यूज़ किया गया था, तो वियतनाम यूएस वॉर में यूज़ किया गया था। ठीक है? तो यहाँ पे इसको मिसयूज़ करते हैं लोग, हालाँकि इसका काम तो था कुछ और करने का, लेकिन इसको लोगों को मारने के लिए भी यूज़ किया गया, उनको ढूँढने के लिए भी यूज़ किया गया। तो इसलिए इसका जो नाम है वो क्या है, एजेंट ऑरेंज है। तो चूँकि इसका ऑक्सिन से रिलेशन है, तो जब आप इसको देखेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ऑक्सिन का यहाँ पे थोड़ा-सा नाम आपको देखने को मिल जाएगा, डाइऑक्सिन। हालाँकि ये डाइऑक्सिन क्या है, ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो हर्बिसाइड कंटेनिंग डाइऑक्सिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सिंथेटिक ऑक्सिन में जब आप जाएँगे तो 2,4-D, 2,4,5-T और NaA, ये 3 आपके कंपाउंड हैं, जिसमें से 2,4-D और 2,4,5-T, इसके मिक्सचर को एजेंट ऑरेंज कहते हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे पूछा जाए कि एजेंट ऑरेंज क्या है? क्योंकि यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे आगे भी पूछ सकते हैं। तो एजेंट ऑरेंज क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो सिंथेटिक ऑक्सिन है, मतलब ऑक्सिन हार्मोन से उसका लेना-देना है। इसके अलावा वियतनाम यूएस युद्ध में इसका यूज़ किया गया। ठीक है? इसका लार्ज स्केल एरियल एप्लीकेशन ऑफ वीडीसाइड यूजेस इन वियतनाम टू एक्सपोज द फॉरेस्ट को एक्सपोज करने के लिए किया गया। हैव एक्सटर्मिनेटेड द वाइल्ड रिलेटिव ऑफ सिट्रस एंड दीज ऑक्सिन वर कॉल्ड एजेंट ऑरेंज। तो इस तरीके से हमने इसको समझ लिया। और 24D इसको याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ 24D और 2,4,5-T, इसके मिक्सचर को क्या बोलते हैं, एजेंट ऑरेंज बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपको एग्जाम में ये देखने को मिल जाए। राइट? तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और, जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन कैसे स्टेबलाइज होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, क्योंकि जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह पढ़ते हैं तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब है उसमें पेप्टाइड बॉन्ड है। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो आपका क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है? तो जब आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन लगाया हुआ है। पेप्टाइड बॉन्ड, द अमाइनो एसिड आर हेल्ड टुगेदर इन अ प्रोटीन बाय कोवेलेंट बॉन्ड या लिंकेज से होते हैं। ठीक है? तो ये आपको याद रखना होगा। तो यानी कि जब प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात किया गया है, तब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। बाकी और उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर में जाएँगे, तब उसमें आपके मतलब अल्फा हेलिक्स में जब आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या जो भी चीज़ें होती हैं, वो बाद की स्टोरी है। तो ये भी आपका आसान क्वेश्चन था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 50, ए सुप्रामॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स दैट सर्व टू डिग्रेड डैमेज या अननीडेड प्रोटीन इन द सेल। तो प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए जो आपका प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन मैकेनिज्म होता है, सेल सिग्नलिंग, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे इस चीज़ का ज़िक्र आया था। इसको जाके एक बार देखिएगा। बाकी इसकी डिटेल मैकेनिज्म भी हम आपको जल्द ही पढ़ा देंगे। बेसिकली इसमें प्रोटियोसोम याद रखना है और 26S प्रोटियोसोम का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। तो अभी आपको केवल इतना याद रखना है, बाकी इसका डिटेल लेक्चर आपको मिल जाएगा। बाकी
बाकी अगर आप इसमें थोड़ा-सा और ट्रेस करना चाहें तो राइबोसोम तो प्रोटीन को बनाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है, डिग्रेडेशन नहीं कराता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फ्लैजेला जो होता है वो आपका लोकोमोशन के लिए होता है, वो भी बैक्टीरिया के लिए होता है। इसके अलावा लाइसोसोम में डिग्रेडेशन होता ज़रूर है, लेकिन एसिडिक पीएच पर करके होता है, तो ये एक अलग स्टोरी है, ठीक है? तो प्रोटीन के केस में क्या होगा, प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन मैकेनिज़्म होता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ था। इसके बाद एक क्वेश्चन और जो कि आपका रॉस का मेरा पूरा लेक्चर मिल जाएगा। थोड़ा-सा इन्होंने क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज़ नॉट अ साइट ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन जनरेशन, ठीक है? तो क्यों मैंने ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पढ़ा के रखी हो कि यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफ़िनेटली बनते हैं। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने ऑर्गेनेल का नाम दिया है और ये जो मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ से आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, ये टेबल दिया गया है कि सोर्स अलोंग विथ सम कॉम्प्लेक्स फॉर जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो स कहाँ-कहाँ से आ सकते हैं? अगर सेलुलर मेटाबॉलिज़्म में जाएँ तो लीकेज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी चेन, यानी कि ईटीएस में कोई प्रॉब्लम हुई तब हो सकता है। और ईटीएस कहाँ पर होता है? ई से ईटीएस, ई से इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये ऑप्शन ट्रू है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ बाई ऑक्सीडेशन यहाँ पर होता है। इसके बाद ड्यू टू द चैन रिएक्शन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड पेरोक्सिडेशन, तो ये कहाँ पर होता है? तो लिपिड की सिंथेसिस या लिपिड का पेरोक्सिडेशन जो होता है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ठीक है? और पेरोक्सिसोमल जनरेशन ऑफ द O2 एंड H2O2, तो पेरोक्सिसोम में भी होता है। तो यानी कि पेरोक्सिसोम ट्रू है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रू है, लेकिन न्यूक्लियस जो होगा ये यहाँ पे आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे जो इसका बहुत ज़्यादा, हालाँकि बहुत आप रिसेंट में जाएँगे तो आपको न्यूक्लियस में भी थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे, बट इन्होंने आइडियली चीज़ों को कंसीडर किया है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा न्यूक्लियस होगा। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ये आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लगा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाकी चीज़ों को भी देख लीजिएगा और इस चैप्टर के लिए आपको एक लेक्चर बायोसिंथेटिक पाथवे में आराम से देखने को मिल जाएगा, तो उसको जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे नए जुड़े हैं, वो ज़रूर उस चीज़ को जाके ज़रूर देखें, ठीक है? फिर इसके बाद आपका एक क्वेश्चन जो कि हेपेटाइटिस बी से पूछा गया है कि कॉज़्ड बाय, तो ऑब्वियस सी बात है कि किससे कॉज़्ड होता है? तो सबसे पहले अब हम ये हेपेटाइटिस पढ़ लेते हैं। बेसिकली हेपेटाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर होता है, कैन बी कॉज़्ड बाय द वायरस। यही चीज़ आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो हेपेटाइटिस जो होता है, हालाँकि ओवरऑल हेपेटाइटिस है, बेसिकली जो आपका बी पूछा गया है, तो ये भी आपका वायरल इन्फेक्शन से होता है। इसको थोड़ा-सा यहाँ पे हम देख लेते हैं। ड्रग से हो सकता है, केमिकल से हो सकता है, अल्कोहल से हो सकता है। हेपेटाइटिस ए वगैरह जो होता है, ये कैसे स्प्रेड होता है? आपका फीकल कंटामिनेशन ऑफ द फूड वगैरह से होता है, फीको ओरल रूट होता है, तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी यहाँ पर हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम होता है, नॉन इन्वेलप्ड कैप्सिड होता है। तो जब भी आप वायरस पढ़ते हैं तो वहाँ पे उसका जीनोम आपको पढ़ना होगा और ये चीज़ें याद रखिएगा। हेपेटाइटिस हमने एसटीडी में पढ़ा था, जब हमने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ का नाम पढ़ा था, वहाँ पे एड्स आया था और हेपेटाइटिस आया था। ठीक है? वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, तो वही चीज़ यहाँ पे भी पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप इस जीनोम में देखेंगे तो जो आपका हेपेटाइटिस बी है, ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, बाकी सब में जो है वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो याद करने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बी को याद कर लो, बाकी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है तो ये आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, इसको याद रख लेंगे। इसके बाद कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि वैक्सीन प्रोड्यूस की गई है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई गई, जिसको हम रिकॉम्बीवैक्स हेपेटाइटिस बी बोलते हैं, इसका नाम भी पूछा जाता है। तो रिकॉम्बीवैक्स याद रखिएगा, टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। और ये वैक्सीन को क्या बोलते हैं? सेकंड जनरेशन वैक्सीन बोलते हैं, कि जब वैक्सीन बनाया गया है तो उसमें क्लासिफिकेशन इस तरीके से भी किया गया है कि फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन। ठीक है? तो ये जो होती है, ये आपका सेकंड जनरेशन वैक्सीन में आता है। वैसे भी नाम में ही हेपेटाइटिस बी लिखा है, तो क्लासिफिकेशन में जाओगे ए, बी, सी, डी। बी जो होता है ये आपका दूसरे नंबर पर आएगा, तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। बाकी फर्स्ट जनरेशन क्या है, सेकंड जनरेशन क्या है, थर्ड जनरेशन क्या है, ये वैक्सीन के चैप्टर में जाइएगा, जहाँ पे मैंने पढ़ाया है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और बाकी आराम से गूगल पे सर्च करेंगे तो वो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएगा। मतलब सेकंड जनरेशन में क्या था कि जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से उसे किसी पार्ट को लेकर बनाया गया, मतलब प्रोटीन या पेप्टाइड के पार्ट को लेकर बनाने लगे, तब उसको क्या बोला गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनाया गया। और बाकी जो आपका फर्स्ट जनरेशन जो था, जब आपका लाइव एटीन्यूएटेड या उस तरीके से जो बनाया जाता है, उसको फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन बोलते हैं।
तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा थोड़ा-सा और देख लेते हैं, हेपेटाइटिस बी क्या होता है? हेपेटाइटिस बी हमको दूसरा नाम जो होता है इसको सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये आपका 40 नैनोमीटर इन्वेलप्ड वायरस था, ठीक है? तो हेपेटाइटिस ए जो था, यहाँ पे मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपका नॉन इन्वेलप्ड कैप्सिड है, मतलब इन्वेलप होता है, ये वायरस के स्ट्रक्चर में जाइएगा, मैंने पढ़ाया है, ठीक है? तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, इन्वेलप्ड होता है, विरियॉन इसको बोलते हैं। विरियॉन जो होता है, जो कि आपका इनर्ट वायरस होते हैं, जो कि आउटसाइड सेल्स जब होते हैं तब इनको इनर्ट कहा जाता है। कंटेनिंग पार्शियली डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? इसके बाद ये भी वही सेक्सुअल ट्रांसमिशन सेक्सुअल कांटेक्ट एंड कंटामिनेटेड सिरिंज वगैरह से ये फैलते हैं, ठीक है? स्प्रेड बाय सलाइवा एंड टीयर्स होता है। वैक्सीन इसके लिए जो बनाई गई वो आपकी रिकॉम्बी वैक्स है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है। इसके बाद जो आपको याद रखना है, इसके अलावा जो ये हेपेटाइटिस की स्टोरी हो गई, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ तक अगर आए हैं तो अगले टाइम आपसे क्या पूछा जा सकता है, अगले टाइम आपसे इसका जीनोम पूछा जा सकता है, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, बाकी आपका सिंगल स्टैंडर्ड है। और हेपेटाइटिस बी जो है वो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, लेकिन आपका क्या है, सर्कुलर है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? सर्कुलर है। इसके अलावा जो आपका वैक्सीन बनाई गई वो सेकंड जनरेशन वैक्सीन है, रिकॉम्बी वैक्स है, ठीक है? आरडीटी टेक्नोलॉजी के साथ इसको हमने बना लिया, ठीक है? तो ये चीज था। इसके अलावा एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो आपसे आराम से एग्जाम में पूछा जा सकता है, और मैंने आपको बताया है कि ये डे वाली चीजें आपको याद रखनी है। तो 5 जून किसके लिए मनाया जाता है, ये क्वेश्चन मैं कहूँगा बोनस क्वेश्चन था इस एग्जाम में, हर बच्चे को करना चाहिए और हर बच्चों ने किया भी होगा। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम बहुत दिनों से पढ़ते आते हैं, ठीक है? सोशल मीडिया का जमाना है, वहां पर भी आप देखते होंगे लोग अपने प्रोफाइल पे लगाते हैं या अवेयरनेस के लिए करते हैं। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका 5 जून को है। इसके अलावा जितने भी डे हैं वो आपका होमवर्क है, जैसे आपका पॉपुलेशन डे है, ठीक है? पॉपुलेशन डे आपका कब मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा, ये शायद 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है? इसके अलावा वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो ये सारी चीज़ों को आपका होमवर्क है। इसके अलावा ओज़ोन डे, जो कि आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है? ओज़ोन डे हो गया, एड्स डे हो गया, जितने भी आपके डे मिले, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको याद करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके नंबर को इंक्रीज़ करेंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा और आपके कॉन्सेप्ट को मतलब और अच्छा कर देंगे। फिर एक क्वेश्चन आपके बहुत ही आराम से लगने वाला क्वेश्चन था, विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस इज ए फाइनली प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनारोबिक डाइजेशन, में ये प्रोड्यूस होते हैं। तो चूंकि जब आप इसको, बहुत ही लिटिल बात है, इसको हम समझ लेते हैं, माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, जब आप पढ़ते हैं ये चीज़ों से आप फैमिलियर होंगे। तो यहाँ पे बायोगैस क्या होता है, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, प्रीडोमिनेटली इसमें क्या होती है, मीथेन होती है, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 11 12th में ये चीज़ें आपको पढ़ाई गई होंगी। बायोगैस मीथेन होता है, जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी से बनता है, विच मे बी यूज्ड एज ए फ्यूल के तरीके इसको यूज कर सकते हैं। मेजर कंपोनेंट इसमें मीथेन होता है, परसेंटेज 50 से 70% होता है, इसको याद रखिएगा। हाईली इन्फ्लामेबल होता है, ज्वलनशील होता है। इसके अलावा जो अदर गैस होती है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो आपका 30 से 40% होता है, और H2 होते हैं और H2S होते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द बायोगैस की ये दी गई है एट 50% मीथेन कंटेंट। इसके अलावा माइक्रोब्स जो इसको बनाते हैं, वो कौन से आपके माइक्रोब्स होते हैं, एनारोबिकली रेस्पायरेशन करके इसको बनाते हैं, जैसे सेलुलोज मटेरियल का डिग्रेडेशन करते हैं, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन प्रोड्यूस होती है। इन बैक्टीरिया को हम मिथेनोजेंस कहते हैं, इसको याद रखिएगा। जब आप बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपने जब आर्ची बैक्टीरिया पढ़ा होगा, वहीं पर आपको मिथेनोजेंस भी मिल जाएँगे, ठीक है? तो मिथेनोजेंस जो होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है तो मिथेनोजेंस ही बना रहे होंगे। तो मिथेनोजेंस होते हैं जिसको हम मिथेनोबैक्टीरियम बोलते हैं। तो ऐसे भी इन पर्टिकुलर चीज़ों को याद रखिएगा। तो कौन-सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन आपका 50% है और CO2 जो है वो आपका 30 से 40% है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा गया और कौन-सी गैस है, तो H2S होती है एंड हाइड्रोजन होती है। कौन से बैक्टीरिया बनाते हैं? मिथेनोबैक्टीरियम बनाते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मीथेन है। किसके डाइजेशन से बनाते हैं? लगभग सेलुलोज मटेरियल का डाइजेशन करते हैं, इसको याद रखिएगा। एनएरोबिकली बनाते हैं, ठीक है? एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं है, ये आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, राइट? तो ये क्वेश्चन को हमने समझ लिया, बहुत ही आराम से क्वेश्चन है भाई। उसके लिए आप ये मत कहिएगा कि इसके लिए सर आप एक अलग लेक्चर बनाइए, आपने मिक्स कर दिया, मिक्स नहीं कर दिया, आराम से बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि चीज़ें बाउंस कर रही है, तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज़ कर सकते हो, फिर आप 10 मिनट बाद आके वीडियो देख लीजिए, ठीक है?
क्योंकि ये चीज़ों को आप मतलब बहुत ही आराम से आप इसको समझ सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके लिए आपको बहुत प्रीवियस नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है? नॉर्मल है, बायोगैस है, क्या दिक्कत है? आपको इसी में ही मैंने पढ़ा दिया, ठीक है? तो ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी थोड़ा-सा समझ लेते हैं। फिलोजेनेटिक ट्री प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट। तो ये क्या होता है बेसिकली जो भी है बस इसमें सारा खेल ये फिलोजेनेटिक वर्ड का है। तो इसको समझने के लिए हम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ चलते हैं कि जब प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया, तो इसमें 3 तरीके के मेनली क्लासिफिकेशन हुए थे। आर्टिफिशियल था, नेचुरल था और फिलोजेनेटिक था। आर्टिफिशियल क्या था कि जब इनिशियली क्लासिफिकेशन हुआ तो क्या हुआ कि उसके मॉर्फोलॉजिकल ये आपका लगा हुआ है, इसको डिटेल में एक-एक लाइन आप पढ़ लीजिएगा, वो आपका काम है। मैं जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली क्या हुआ कि जब उन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, तो शुरू के जो साइंटिस्ट थे, जैसे आपके लिनियस थे, इन्होंने क्या किया कि मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर मतलब आपने देखा, आपको सपोज़ दैट मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि मान लो कि ये कोई फ्लावर था, ये लाल कलर का था, तो इसको कुछ और बोल दिया। ये आपका सफ़ेद कलर का था, व्हाइट कलर का था, तो इसको कुछ और बोल दिया। मतलब इन्होंने मॉर्फोलॉजी देखी, कलर देखा, सीड का देखा, मतलब इस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, ठीक है? तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। बेसिकली क्या था, अगर आप थोड़े और टेक्निकल वर्ड पर जाएँगे, तो सच सिस्टम वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर पे डिपेंड था, जिसको लिनियस वगैरह ने दिया था। ठीक है? साइंटिस्ट जिसको दिए थे वो अरिस्टोटल थे और लीनियस थे। तो जैसे कि अरिस्टोटल साहब पता ही था, तो इन्होंने जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि जिसके ब्लड में आरबीसी है, उसको इन्होंने एनेमा बोला था, ठीक है? और जिसमें नहीं था उसको एनेमा बोला था। ऐसे करके मतलब कुछ भी समझ में आया उस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये चीज़ें जो थी ये आर्टिफिशियल सिस्टम थी। बेसिकली आगे से हो सकता है आपसे पूछा जाए कभी एग्ज़ाम में, तो ये मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर पे आधारित था। वेजिटेटिव कैरेक्टर पे आधारित था, इसके बाद इसके क्या ड्रॉबैक थे ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये जो थी वो एक्सेप्टेबल नहीं था, इसमें कुछ ड्रॉबैक थी, कुछ कमियाँ थी, ठीक है? क्योंकि ये वेजिटेटिव कैरेक्टर से आप प्लस करते हैं तो वो एनवायरनमेंट से अफेक्ट होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको लाल कलर का दिख रहा है, आपसे 20 किलोमीटर दूर यही फ्लावर, यही सारी चीज़ें आपको शायद हो सकता है पिंक कलर का दिख जाए, तो क्या इसका नाम चेंज कर दोगे? समझ रहे हैं? तो इसको समझिएगा आराम से। बाकी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आपका मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, इसमें क्या किया गया था, इसको जब किया गया तो इसमें क्लासिफिकेशन किया गया नॉट ओनली मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर को तो देखा ही, लेकिन उन्होंने इंटरनल फीचर्स को भी देखा, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। मतलब इन्होंने मॉर्फोलॉजी को देख लिया, इन्होंने इंटरनल कैरेक्टर को भी देखा और ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं बेंथम एंड हुकर, ये आपने कभी भी बॉटनी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत भी, तो उन्होंने का ये फेमस है बीएससी वगैरह में आराम से इसमें आपके अगर आपने क्वेश्चंस आपने देखे होंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में तो आराम से 10-10 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं। बैंथम हुकर के क्लासिफिकेशन को जस्टिफाई करिए या उनके बारे में बताइए या इनकी क्या कमियाँ थी। ऐसा नहीं था कि इन्हीं में ही इन्होंने बहुत एक्सेप्टेबल बता दिया था, कुछ कमियाँ इनके अंदर भी थी। बट आपको केवल इतना याद रखना है कि 3 तरह की क्लासिफिकेशन सिस्टम थी, आर्टिफिशियल था, नेचुरल था, फिलोजेनेटिक था। आर्टिफिशियल में ले लिनियस और एरिस्टोटल वगैरह ने दिया था, केवल मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर को देखा। नेचुरल सिस्टम जो था वो बैंथम एंड हुकर ने दिया था और उन्होंने एक्सटर्नल, इंटरनल दोनों कैरेक्टर को लिया। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो गई, उसके अलावा फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। इस क्लासिफिकेशन को देने वाले साइंटिस्ट जो है वो तख्ताजान है, हचिंसन है और इंगलर एंड प्राइंटलर है। ये भी इम्पोर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा। बेसिकली इस फिलोजेनेटिक का मतलब होता है कि आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब आप इवोल्यूशनली कैसे डेवलप होते गए हैं उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया है, बस इतनी बात याद रखिएगा। ठीक है, और ये वर्ड आपको इवोल्यूशन है, इकोलॉजी है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। प्रोटीन केमिस्ट्री में भी आपको ये फिलोजेनेटिक वर्ड का मिल जाएगा। तो फिलोजेनेटिक का बस इतना मतलब याद रखिएगा कि इवोल्यूशन से रिलेशन है, ठीक है, और यहीं पर आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी सिस्टम से आधारित है। बेसिकली थोड़ा सा अगर आप और डीप में जाएंगे तो जब ये राइबोसोमल क्लासिफिकेशन किया जाता है तो ये बेसिस ऑफ द 16s राइबोसोमल के राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। राइबोसोमल आरएनए के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया गया था। बाकी ये डिटेल में क्या है इसको आने पर मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो इसमें केवल आपको इतना याद रखना है, फिलोजेनेटिक जो होता है ये आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है। बहुत अंदर तक जाएंगे तो आपको केवल 16s राइबोसोमल आरएनए की सीक्वेंसिंग करके इन्होंने ये सारी चीजों को प्राप्त किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो फिलोजेनेटिक ट्री प्रोवाइड करता है, एक ही ऑप्शन में आपको दिया गया है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका खत्म हो गया और इस चीजों को आप याद रखेंगे।
इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपका ये तो आपका प्योर लर्निंग क्वेश्चन है, इसमें आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड टू बी प्रोड्यूस इंडस्ट्री में कौन सी पहली ऑर्गेनिक एसिड बनाई गई। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है, ये आपका लैक्टिक एसिड है, जो कि ऑर्गेनिक एसिड बनाई गई बाय इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाई गई। ठीक है। बाकी ये बाकी चीज़ों के बारे में आपको पता है, एसिटिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड जो है ये आपका प्लांट हार्मोन है, ठीक है? ये आपका अमाइनो एसिड है। और लैक्टिक एसिड के बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आपका कर्ड वगैरह बनाने में भी यूज़ होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप इसको याद रखिएगा, राइट? तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगता है कि अभी के लिए इतना सफिशिएंट है, नहीं तो आप क्या बाउंस करने लगेगा। तो ख़ैर इतनी इन्फॉर्मेशन हमने समझ ली जो आपके लिए मेन चीज़ें थी, मैं एक बार वापस से रिकॉल करा देता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए था वो फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था, उसको हमने समझ लिया, बेंथम एंड हुकर को समझ लिया लगे हाथ, ठीक है? एरिस्टोटल लीनियस को भी जान लिया था। फिलोजेनेटिक्स समझ लिया, बायोगैस हमारे लिए नया था, इस पार्ट को हमने कवर कर लिया, राइट? इसको हम याद रखते रहेंगे, हम बहुत सारे डेज़ को याद रखेंगे, हम हेपेटाइटिस को याद रखेंगे, हेपेटाइटिस के बारे में याद रखेंगे, सबसे पहले वैक्सीन बनाई गई, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन्स आते हैं। अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो है, वो हमने नहीं पढ़ा है, तो हम जाके लेक्चर में वापस से पढ़ेंगे, अवेलेबल है। नहीं पढ़ा है, नहीं भी हमें आया, तो भी हम एक बार जाके इसको देख लेंगे। इसके अलावा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये हमने समझ लिया है, ठीक है? और बेसिकली ये आपका ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। ये सब चीज़ें हैं, हो सकता है आपको याद हो, तो अच्छी बात है। इसके अलावा आपका प्रोटीन को डिग्रेडेशन करने के लिए प्रोटियासोम मैकेनिज्म होता है, 26 एस प्रोटियोसोम बनता है। बाकी चीज़ों को भी हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एजेंट ऑरेंज को हमने समझ लिया, ऑक्सिन से रिलेशन था, वियतनाम युद्ध में यूज़ किया गया, डाइऑक्सिन इसको बोलते हैं। किसका मिक्सचर है? 2,4-डी और 2,4-टी के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एजेंट ऑरेंज बोलते हैं। इसको हम रोज़ याद करते रहेंगे और हमको याद हो जाएगा। इसके बाद गोल्डन राइस के बारे में सर ने हज़ार बार बताया है, वही क्वेश्चन एक बार फिर पूछा गया। विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, साइंटिस्ट, जीन, ट्रांसफेक्शन कैसे यूज़ किया गया, बीटी के लेक्चर में आपको आराम से मिल जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जब रेप्लिकेशन का ज़िक्र आया, तो सर ने हमको दुनियादारी नहीं बस इतना बता दिया कि बैक्टीरिया को हमको क्या करना है, बी से हमको बाई डायरेक्शनल जोड़ लेना है बस। और यूकैरियोट्स का क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। बाकी डिटेल में समय आने पर हम इसको और अच्छे से देख लेंगे। बाकी चीज़ें जो हैं वो करेक्ट हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है ऑप्शनाइज़ेशन, सर का लेक्चर अवेलेबल है, सर ने अच्छे से बताया था, उतने ही बातों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या कर देना था, कालिख लगा दिया जाता है जिससे उसको आसानी से पहचाना जा सके। तो कोटिंग ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस बाय द एंटीबॉडी। इसके बाद फैमिलियर फैमिलियर हाइपरकोलेस्टीमिया, ये भी सर का लेक्चर अवेलेबल है, सर ने क्यों पढ़ाया ये भी हमको समझ में आ गया। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एलडीएल जो होता है ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एल से, इसको लुच्चा बोल लीजिए, गंदा बोल लीजिए, इस तरीके से हम याद कर लेंगे। ठीक है, एलडीएल हमको एक ऑप्शन में देखने को मिला, तो म्यूटेशन इन द लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसके बाद बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को सर ने हमको लर्न करा दिया। न्यूट्रल जब हम याद करेंगे तो हम वैन याद रखेंगे, ठीक है? इसके अलावा हम लैब याद रखेंगे जो हमारा बेसिक अमाइनो एसिड हो जाएगा। आग याद रखेंगे जिससे हमारा एसिडिक अमाइनो एसिड हो जाएगा, ठीक है? अब इससे ज़्यादा क्या ही बताया जाए आपको। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए हैं, बाकी चीज़ों को हम और समझेंगे, देखेंगे। तो ये चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ साझा करनी थी। बाकी ये एफर्ट, ये वीडियो, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही हैं, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कोई आपकी सजेशंस हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हाँ, हमारा एक चैनल है जो कि लक्ष्य जेआरएफ चैनल है, जो कि आपको हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उस चैनल को जॉइन करिए टेलीग्राम पर, जहाँ पे आप अपनी बातें आसानी के साथ रख सकते हैं, जहाँ पे मेरे भी रिस्पॉन्स आपको मिलेंगे, वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ साझा करनी थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी